रोमांच और रहस्य। मेरे पति और मैं एक घुमक्कड़ लेखिका हूं। आप पूछ सकते हैं कि ये घुमक्कड़ लेखिका कौन होते हैं। मैं बताती हूं। हम अन्य लेखकों की तरह ही लिखते हैं, लेकिन सामान्य लेखकों से अलग हैं हम लोग। सामान्य लेखकों को कुछ लिखने के लिए प्रेरणा खोजनी नहीं पड़ती है। सामान्य लेखक बहुत ही सृजनशील होते हैं और उनके दिमाग मेरे जैसे लेखकों से ज्यादा तेज चलते हैं। वो जब चाहें, जैसी चाहें कहानियां तैयार कर लेते हैं। लेकिन मेरे जैसी लेखिका या लेखक किसी काम के नहीं होते। हम सृजनशील नहीं होते और हमारे दिमाग खाली होते हैं। हम विश्व भर में घूम घूम कर प्रेरणा खोजते फिरते हैं। अपनी कहानी के लिए हमको दुनिया की जरूरत पड़ती है। विश्वास कीजिएगा, मेरा काम इतना आसान नहीं है। मैं घुमक्कड़ लेखिका हूं और हर दिन ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती रहती हूं। नहाने धोने की समस्या होती है, पर मैं हर दिन ही स्नान करती हूं। ओहो, इतना सब सुनाकर मुझे लगता कि मेरी पत्नी ने आप लोगों को शायद बोर ही किया होगा। मेरी जान, लोगों को हमेशा ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि घुमक्कड़ लेखक कौन होता है। मेरी पत्नी खुद को घुमक्कड़ लेखिका ही कहती है। वो खुद को एक अन्वेषक भी कहती है। मैं तो सिर्फ उसका पति हूं। पुणे में मेरा एक शानदार घर है, पर मेरी पत्नी को वो पसंद नहीं है। उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है। वो दूर दूर घूमने जाती है और कभी कभी तो झोपड़ी नुमा घरों में भी रहती है। मेरा अपना करीब 80 कमरों का एक होटल भी है, जो मैंने विशेष करके पत्नी को खुश करने को ही बनवाया था। लेकिन उसको वो होटल भी पसंद नहीं आता। मेरी डायरी मेरे हाथ में है। क्या मैं आपको बोर कर रहा हूं? नहीं ना, शुक्रिया। आज हम एक चाय के बगीचे या बागान में जा रहे हैं। मैंने बहुत से चाय बागान देखे हैं, लेकिन सोचने वाली बात थी कि इस चाय बागान में क्या फर्क था। एक जगह रुकने से मुझे घृणा होती है। जब पिताजी ने पहली साइकिल खरीद कर दी थी, तो एक जगह पर टिकना मुश्किल हो गया था। जब मैंने उसको देखा था, वो करीब 9 बरस की थी और मैं 8 बरस का, 1 बरस छोटा। साइकिल से टकराकर वो गिर गई थी और उसका घुटना छिल गया था और खून बहने लगा था। मैं भी गिर गया था, मेरा भी खून बह रहा था। उस दिन एक फौजी ने हम दोनों की मदद की और फिर कुछ देर के बाद वो मेरी दोस्त बन गई थी। मैंने उसके घुटने पर अपना रुमाल बांध दिया था। उस दिन वो मुझे सहारा देकर ले जाने लगा और मैं उसके साथ धीरे धीरे चलने लगी थी। वो सिर्फ 8 बरस का था, लेकिन मुझे वो किसी बड़े आदमी के जैसा ही समझदार लगा। वो मेरी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। मुझे बस उसी क्षण उससे प्यार हो गया था। वो ज्यादा बोलता नहीं था। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं ज्यादा बोलता नहीं था। नहीं, मैं लिखता था, बातें करता था और लंबे लंबे वर्णन भी करता था। सौभाग्य से वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। मैं उसको उसके घर तक ले गया था उस दिन। जैसे ही उसके डैडी ने हमको दूर से देखा, वो दौड़ कर आए और उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। वो पिता की बातों में सुरक्षित थी। उसके डैडी ने मेरी तरफ देखा। डैडी ने मुझे उसके साथ दोस्ती की अनुमति दे दी और फिर मैं उससे प्रेम करने लगी। हम दोनों नजदीकी पड़ोसी
साथ खेले, बड़े हुए, प्रेम हुआ और फिर शादी तक पहुंच गए। मैं अपने से 1 वर्ष बड़ी मेरी बचपन की दोस्त को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश था, लेकिन दुर्भाग्य के उसके पिता की 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो गई। वो रोई नहीं, लेकिन बोली, डैडी वहां खुश नहीं रहेंगे अगर मुझे वो रो रहा देखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारी जीवन यात्रा शुरू हो गई। हम दोनों ही जमकर काम करने लगे और कुछ ही समय में हमने अपना घर खरीद लिया। कुछ ही वर्षों में मैंने होटलों की एक चेन खड़ी कर दी। हमारे होटल कई शहरों में अब और हम काफी सफल हैं, लेकिन लिखना अभी भी जारी है। ये मत सोचिए कि अमीर होने के बाद मेरी पत्नी ने घुमक्कड़पन छोड़ दिया, जी नहीं, वो अब भी दूर दूर तक घूमने जाती रहती है। फिर एक दिन एक दुर्घटना ने सब बदल दिया। एक दिन हम रात के समय एक पार्टी से आ रहे थे कि अचानक ही कार का नियंत्रण खो गया और सामने दुर्घटना दिखने लगी। मैंने पत्नी को धक्का देकर कार से बाहर फेंक दिया और वो बच गई। सिर्फ कुछ खरोंचे ही लगी थी उसको, लेकिन उस दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। कहने को तो मेरी पत्नी भी भावनात्मक रूप से मर गई थी। वो 3 दिन तक दिन रात रोती रही। वो अब एक जगह पर स्थायी हो गई थी। पुणे के होटल का मेरा स्टाफ मेरी पत्नी को बहुत पसंद करता था। वो उसको खुश रखने की हर कोशिश करने लगे थे। 1 महीने के बाद ही वो अपने कमरे से बाहर निकले। मैंने एक सपना देखा। मैंने तुमको देखा। मुझे उस सपने ने जगाया था। मेरा सपना एक बुरे सपने से ही शुरू हुआ था। मैंने फिर से वो दुर्घटना देखी। उस दुर्घटना के दृश्य को फिर से देखना कितना भयानक था मेरे लिए। सब कुछ पहले जैसा ही था उस सपने में। मेरी आंखें बाहर को निकलने वाली थी, लेकिन कुछ हो गया। मेरे पति की जगह मैं मर गई थी। मैं खुश थी कि तुम जिंदा थे। मैं खुश थी। मैंने देखा कि मेरे पति रो रहे थे। वो चुपचाप पलंग पर पसरे हुए थे। मेरे पति के होटल उसकी दुनिया थे। मेरी मौत ने उनको अंदर से तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने होटलों पर ध्यान देना कम कर दिया। धीरे धीरे उनकी कंपनी बर्बाद हो गई और फिर उनकी मुझसे भी दुखद मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मेरी मौत उतनी दुखद नहीं थी। उस सपने ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। उनको दुख में मरते देख मैं बहुत दुखी थी। तभी मेरी जान की नींद खुल गई। वो सपना उसको सजीव कर गया था। उसकी हंसी लौट आई थी। मेरी पत्नी ने मेरे होटलों को संभाल लिया और सबको मदद करने लगी। वो फिर से घूमने फिरने लगी। वो दूर दूर जाने लगी। वो समझ गई थी कि मैं मरने के बाद भी उसके लिए मरा नहीं था। वो फिर से अपनी यात्राओं के बारे में लिखने लगी। वो डायरी में मेरे लिखने की जगह पर भी मैं बनकर लिख दिया करती थी, जैसे कि मैं जिंदा था और खुद ही लिख रहा था। जब तक इस डायरी में मैं अपने पति की जगह भी लिखती रहूंगी, वो जिंदा रहेंगे। हमने यह डायरी एक किताबों के मेले से खरीदी थी। मेरे पति चाहते थे कि हम दोनों इस डायरी में साथ साथ ही लिखा करें और दोनों ही अपने विचार व्यक्त किया करें। देखो, वचन पूरा हो रहा है। तुम्हारा शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन प्यार तो है ना। वो प्यार ही इस डायरी के पन्नों को भरने के लिए काफी है। तभी मैंने कार की खिड़की से देखा, ओह डार्लिंग, चाय का बागान आ गया। अब कार रोककर बगीचा देखने चलें क्या? मैंने कार रोक दी और डायरी को साथ लेकर चाय के बागान की तरफ चल दी। बहुत बहुत शुक्रिया।